गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गैसेस स्टेट पर ये हमारा दूसरा लेक्चर है एंड दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसेस का अणुगति सिद्धांत। द गैस लॉज, बॉयस, चार्ल्स, ग्राम्स एंड डाल्टन, दे ऑल आर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स. There was no theoretical background first, but then the scientists Maxwell, Boltzmann, Craig, Clashes, they developed a theory known as kinetic theory of gases. शुरू में गैस के जो नियम थे, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स, डाल्टन, ये सब लेबोरेटरी प्रयोगशाला में किए गए रिजल्ट्स के आधार पर थे, एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर थे. इनका कोई भी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई भी इनका सैद्धांतिक आधार नहीं था. बाद में कुछ साइंटिस्ट जैसे मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, क्रैग, क्लैशन, इन्होंने एक थ्योरी डेवलप करी जो कि गैसेस की काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या गैसेस का अणुगति सिद्धांत कहलाता है. गैसेस का ये अणुगति सिद्धांत गैसेस की कुछ मान्यताओं पर आधारित है. द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आर, गैसेस की जो मान्यता है वो है, नंबर 1, द एवरी गैस इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस. गैसेस, सभी गैसेस छोटे छोटे कणों से मिलके बनी होती है. माइन्यूट पार्टिकल हैं जो कि उसके अणु या परमाणु होते हैं. गैसेस के इन अणुओं या परमाणुओं का आयतन गैस के आयतन के सामने नगण्य होता है, नेग्लिजिबल, नगण्य होता है. यानी कि गैसेस के अणु, गैसेस जो है वो बहुत अधिक आयतन घेरती है और गैसेस उस इतने अधिक आयतन में गैसेस के जो अणु हैं उनका आयतन बहुत ही सूक्ष्म. अगर ये सपोज मानो कि ये गैस का आयतन है पूरा और इस गैस के आयतन में उसके अणुओं का आयतन दिखाया जाए, कितने अणु हैं, तो बहुत ही माइन्यूट, छोटा सा होगा. तो गैसेस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन के सामने नगण्य होता है. पहली मान्यता थी. दूसरी, द गैस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन एंड कोलाइडिंग विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. गैसेस के अणु सभी दिशाओं में मुक्त रूप से गति करते हैं और गति करते हुए वो आपस में भी टकराते हैं और पात्र की दीवारों से भी टकराते हैं. द कॉलिजन्स आर इलास्टिक एंड देयर इज़ नो लॉस इन एनर्जी. ये जो टकरे हैं ये इलास्टिक हैं, इसलिए इसमें ऊर्जा का किसी भी तरह का हार्स नहीं होता. देयर इज़ नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैसेस और बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर. गैसेस के अणुओं के बीच में किसी तरह का आकर्षण बल नहीं लगता. बहुत कमज़ोर, वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं उनके बीच में, आकर्षण नहीं लगता. और न ही गैसेस के अणुओं और गैस के पात्र की दीवारों के बीच में भी किसी तरह का आकर्षण होता है, इसलिए वो सभी दिशाओं में मुक्त रूप से गति करते हैं. When the molecule of gas collide with the walls of container, a pressure is developed on the walls of container and that is known of the gas pressure. जब गैसेस के अणु गैस के पात्र से टकराते हैं तो गैस के पात्र की दीवारों पर एक दाब उत्पन्न करते हैं जो गैस का दाब कहलाता है. द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैसेस. गैसेस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो गैस के ताप के समानुपाती होती है. ताप बढ़ता है तो उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और ताप कम होता है तो उनकी ऊर्जा कम होती है. तो ये गैस की मान्यताएं थी जिसके आधार पर गैस काइनेटिक गैस इक्वेशन दी गई. Now, the kinetic gas equation, kinetic gas समीकरण इस प्रकार है. For the kinetic gas equation, suppose a gas is filled in a cube container with each side of container with each side is of 1 centimeter. In a container, there are n molecules having masses m. For a molecule having velocity v into centimeter per second, this velocity can be resolved into 3 components
Vx, Vy and Vz in x, y and z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। गैस के अणुगति समीकरण के लिए माना कि किसी एक क्यूब में, किसी एक घन के अंदर एक गैस भरी हुई है, जिस घन की लंबाई, दूरियां, लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है, और उसमें एक गैस जिसका द्रव्यमान m है और गैस के n मोल्स, 1 मोल गैस उसमें भरी हुई है। उसके अणुओं की गति v वेग से अगर वो गति कर रहे हैं तो उसके अणुओं का जो ये वेग है, v वेग, ये 3 घटकों में बढ़ सकता है। अणु जो है वो x दिशा में भी जा सकता है, वो y में भी जा सकता है और वो z में भी जा सकता है। तो उसके 3 घटक हो जाएंगे। अगर जब वो x दिशा में जाता है तो उसका घटक vx होगा, जब वो y में जाता है तो vy होगा, और जब वो z में जाता है तो वो vz होगा। Now suppose if the molecule is moving in x direction between faces A and B of Q, अगर एक अणु जो है वो x दिशा में जा रहा है, A और B, ये A फेस है और ये B फेस है, A और B फेस के बीच में अगर इस तरह से गति कर रहा है वो, तो वो A की दीवार से टकराएगा और वो B की दीवार से टकराएगा। अगर वो B घटक से गति करता है तो A B फेसेस के बीच में गति करेगा और वो A दीवार से और B दीवार से टकराएगा। मोमेंटम बिफोर कॉलिजन ऑन फेस A इज m इंटू Vx। A की दीवार से टकराने से पहले उसका जो संवेग है, अणु का जो संवेग है वो मास इंटू वेग है, और क्योंकि वो x दिशा में गति कर रहा है तो उसका वेग का घटक Vx है, तो उसका संवेग हो जाएगा m इंटू Vx। द मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन ऑन फेस A इज माइनस m इंटू Vx। और टक्कर के बाद में जब अणु अपनी दिशा में परिवर्तित करेगा तो जो उसका संवेग है वो माइनस m इंटू Vx हो जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि अगर वो पहले दिशा में परिवर्तन है, अगर पहले वो m इंटू Vx से उसका वेग से वो गति करके टकरा रहा था, तो गति करने के पश्चात उसका जो संवेग होगा उसकी दिशा बदलेगी, इसलिए उसका चिन्ह लगा दिया माइनस, लेकिन उसका मोमेंटम रहेगा m इंटू Vx। क्योंकि ये जो गतियां हैं, ये टकरें जो हैं वो इलास्टिक हैं, इसलिए उनके संवेग में परिवर्तन नहीं होता। तो टक्कर से पहले संवेग m इंटू Vx था, टक्कर के बाद भी संवेग m इंटू Vx ही रहेगा, लेकिन दिशा में परिवर्तन होने के कारण इसका चिन्ह जो है वो ऋणात्मक चिन्ह माइनस m इंटू Vx लिख दिया। चेंज इन मोमेंटम विद ईच कॉलिजन, प्रत्येक टक्कर के बाद में A फेस पर मोमेंटम संवेग में परिवर्तन होगा m Vx माइनस इंटू m Vx। संवेग से पहले उसका संवेग, टक्कर से पहले उसका संवेग और टक्कर के पश्चात उसके संवेग में जो अंतर है, तो m Vx माइनस इंटू माइनस m Vx, दैट इज 2 इंटू m इंटू Vx। इफ द डिस्टेंस बिटवीन faces A and B is L centimeter, then number of collision on face A per second। अगर A और B के बीच की दूरी अगर L है तो दूसरी टक्कर के लिए वो कितनी दूरी तय करेगा, L वापस से L यानी 2L दूरी अगर वो तय करेगा, तो दूसरी टक्कर के लिए अगर वो 2L दूरी तय करता है तो नंबर ऑफ कॉलिजन ऑन फेज ए पर सेकंड, प्रति सेकंड ए फेज पर होने वाले टक्करों की संख्या हो जाएगी Vx अपॉन 2L, V अपॉन L, यानी कि उसकी कितनी वेलोसिटी से गति कर रहा है और कितनी दूरी वो तय करता है, वेग उसका Vx है, दूरी उसने तय करी है 2L, तो प्रति सेकंड टक्करों की संख्या फेज ए पर हो जाएगी Vx अपॉन 2L। एंड चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ऑन फेज ए पर प्रति सेकंड जो है वो मोमेंट संवेग में परिवर्तन होगा, टक्करों की संख्या इंटू चेंज इन मोमेंटम संवेग में परिवर्तन, टक्करों की संख्या है Vx अपॉन 2L, और मोमेंटम में परिवर्तन किसके बराबर है 2 इंटू m इंटू Vx। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज m Vx स्क्वायर अपॉन L। तो फेस ए पर प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन, टक्करों के कारण संवेग में परिवर्तन
चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड कितना है, m इंटू वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल। द नंबर ऑफ कॉलिजन ऑन द फेस B due to the Vx velocity will be equal to the number of collision on the face A. Thus, the total change in momentum due to velocity component Vx फेस A पर ये प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन था। इसी प्रकार फेस B पर भी प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन फेस A के बराबर ही होगा। तो Vx कंपोनेंट से अगर अणु गति करता है, Vx कंपोनेंट से अणु गति करता है तो प्रति सेकंड उसके संवेग में परिवर्तन A पे संवेग में परिवर्तन इंटू B पे संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, Vx इज इक्वल टू 2 इंटू एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल। इसी प्रकार change in momentum per second per molecule due to the velocity component Vy and Vz in the direction of Vx and Vz axis will be प्रति सेकंड अणु के संवेग में परिवर्तन Vy और Vz घटकों के कारण, वेग में घटकों के कारण कितना हो जाएगा, 2m Vy स्क्वायर अपॉन एल, और z घटक के कारण 2m Vz स्क्वायर अपॉन एल होगा। इसलिए टोटल चेंज इन कंपोनेंट पर सेकंड पर मॉलिक्यूल, प्रति अणु का प्रति सेकंड कुल संवेग में परिवर्तन किसके बराबर है, x वेग में संवेग में परिवर्तन, v घटक में संवेग में परिवर्तन प्लस z घटक में संवेग में परिवर्तन के बराबर है। ये कितना हो जाएगा, 2m vx स्क्वायर अपॉन एल प्लस 2m vy स्क्वायर अपॉन एल प्लस 2m vz स्क्वायर अपॉन एल, और 2ml कॉमन निकल गया, 2m अपॉन एल इंटू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, एंड इफ वी स्क्वायर इज वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं इसके बराबर है ये 2m वी स्क्वायर अपॉन एल के बराबर है। Since therefore n molecules of a gas and their velocities are v1, v2, v3, vn, then the change in momentum of all the molecules per second. अब अगर एक मोल गैस है तो उसमें कई सारे अणु होंगे। एक गैस के अणु का अगर वेग v1 था, v1, तो दूसरे का v2, v3, v4, vn होगा। तो गैसेस के सभी अणुओं का प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, 2m अपॉन एल इंटू v1, v2, v3, v प्लस vn होगा। बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टोटल नंबर ऑफ गैसेस ऑफ n मॉलिक्यूल्स, दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर n से गुणा और n से भाग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2ml n v1 v प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन n हो जाएगा। ये जो v1 प्लस v2 और v3 प्लस vn अपॉन n है, ये जो है u स्क्वायर के बराबर है, u स्क्वायर के। तो हम लिखेंगे अगर ये u स्क्वायर है तो 2mn अपॉन एल इंटू यू स्क्वायर। प्रति सेकंड गैसेस के सभी अणुओं का संवेग में परिवर्तन 2mn u स्क्वायर अपॉन एल होगा। u स्क्वायर इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, u स्क्वायर गैस की मूल वर्ग वेग है, और u का मान v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन n अंडर रूट होता है। सो u इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। u जो है वो गैसेस के अणुओं का रूट मीन स्क्वायर वेग है। नाउ न्यूटन्स के नियम के अनुसार रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। मोमेंटम में परिवर्तन की दर जो है वो प्रयोग किए हुए बल के बराबर होती है। फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर, और प्रति यूनिट आयतन का जो बल है
वो जो बल है वो दाब कहलाता है गैस का, इसलिए प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। न्यूटन के अनुसार बल क्या है, दाब क्या है, गैसेस का दाब, फोर्स पर एरिया है, बल अपॉन क्षेत्रफल है। तो हम लिखेंगे P इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड अपॉन एरिया, प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन अपॉन एरिया। और प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन हमने निकाला था गैसेस के लिए 2m² अपॉन L अपॉन 6L² है। L उसका आयतन है, L² आयतन है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 2 से 6 कट गया तो 1/3 MNU² अपॉन LQ। LQ वॉल्यूम है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो LQ इज इक्वल टू V। सो P इज इक्वल टू NMU² अपॉन 3V और PV इज इक्वल टू 1/3 MNU²। ये गैसेस की काइनेटिक गैस समीकरण कहलाता है, गैसेस का अणुगति इक्वेशन है। PV इज इक्वल टू 1/3 MNU², जो कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर आधारित है, सैद्धांतिक आधार है उसका काइनेटिक गैस समीकरण, जिसका मान है PV इज इक्वल टू 1/3 MNU²। थैंक यू।